ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग लास्ट 2 to 3 लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ टॉपिक्स बहुत क्विकली कवर किए हैं, लाइक फंक्शंस एंड देन अरेज एंड 2D अरेज, तो खैर काफ़ी डिटेल में किया है, और पॉइंटर्स। लेकिन खैर हमने अरेज के अंदर भी अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर इन तीनों को इकट्ठे एक साथ पढ़े तो हमें कुछ कवर करनी होगी। आज के लेक्चर में हम इनफैक्ट जो फंक्शंस का टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने जस्ट इसका ओवरव्यू एक लिया था, शार्ट सा इंट्रोडक्शन लिया था, लेकिन हम इसको ज़्यादा डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम आज भी स्किप करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि फंक्शन में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आते हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड हैं, और हमारा कोर्स क्योंकि प्रोसीजर लैंग्वेज का है तो हम फिलहाल वो टॉपिक टच नहीं कर रहा है। अच्छा, ये चलते हैं। तो फंक्शंस में मेनली 3 पार्ट्स हैं किसी भी फंक्शंस को टाइप करने के लिए। नंबर 1 इज फंक्शन प्रोटोटाइप or declaration. And the second is the function definition. Function definition. And the third is function call. ओके जी, हम ये चीज़ पहले कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा अब ज़्यादा प्रॉपर वे में हम इसको डिस्कस करते हैं। से हमें अगर 2 नंबर ऐड करने हैं, इंट a, b, फिलहाल हम इनको इनिशियलाइज कर देते हैं 3 = 6, और हम एक मेथड ऊपर फंक्शन को पहले उसका प्रोटोटाइप लिखते हैं या उसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, हाउ डू वी डू दैट? इंट ऐड इंट x इंट y। तो ये प्रोटोटाइप है, जबकि फंक्शन हम यहाँ मेन से बाहर नीचे लिखते हैं। इंट ऐड int x int y, कर्ली ब्रैकेट्स क्योंकि ब्लॉक स्टेटमेंट है, और यहां पर हम रिटर्न x + y। तो यहां पे हम int c ऐड। अभी देखें, मेरे पास क्योंकि एक बेहतर एडिटर है तो इसमें वो साथ मुझे हेल्प कर रहा है कि इसमें पहला आर्गुमेंट इंट x है और दूसरा आर्गुमेंट इंट y है। ऊपर टूल टिप में देखें अगर, तो ऐड से जस्ट ऊपर जो टूल टिप है यहाँ पर वो मुझे हेल्प कर रहा है कि इसमें पहला आर्गुमेंट इंट है और दूसरा भी इंट है। तो मैं सिंपली a, b कर देता हूँ यहाँ पे। That's it। अब इसमें 2-3 बातें समझने की हैं। ये प्रोटोटाइप है, इसे डिक्लेरेशन भी कहते हैं। मेन के अंदर जो ये है, ये हमने इसको कॉल किया है, थर्ड पॉइंट जो था, और फंक्शन डेफिनेशन ये है। फंक्शन डेफिनेशन में इस वक्त मेरे पास इंट ही रिटर्न कर रहा है, ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, इंटीजर ही से पास हो रहा है, इंटीजर ही पास हो रहा है। 2 आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं, इनको हम आर्गुमेंट कहते हैं, इसको हम फंक्शन नेम कहते हैं, और इसको रिटर्न टाइप कहते हैं। तो किसी सर्टेन फंक्शन के 3 पार्ट्स हैं, और फंक्शन राइट करने के 3 स्टेप्स हैं। दीज आर द 3 स्टेप्स एंड दीज आर द 3 पार्ट्स। फंक्शन में इनपुट आर्गुमेंट्स, फंक्शन नेम एंड द रिटर्न टाइप। सो
अगर फंक्शन के कंपोनेंट्स कहें तो वो भी 3 हैं, और फंक्शन को टाइप करने के जो स्टेप्स हैं वो भी 3 हैं। कि आपको प्रोटोटाइप लिखना है, मेन के अंदर उसको कॉल करना है, और फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। तो ये 2 बातें एक रूल ऑफ थंब के तौर पर याद रख लें कि 3 स्टेप्स हैं फंक्शन टाइप करने के, और 3 ही इंग्रेडिएंट्स हैं या पोर्शंस हैं किसी फंक्शन के। इनपुट आर्गुमेंट है, फंक्शन नेम है, और रिटर्न टाइप है या आउटपुट आर्गुमेंट है। तो क्योंकि ये इंट था इसलिए हमने इसका जो रिटर्न है वो भी हमने इंट ही लिया। तो ये दोनों को ऐड करके सी को असाइन कर देगा, यहां पर हम प्रिंट कर सकते हैं। on C out, C is equal to C, sorry. So 3 plus 6 is 9. ओके जी, तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। मेरे पास एक ऐसी एग्जाम्पल भी हो सकती है कि जिसमें मैं रिटर्न कुछ भी ना करवाऊँ, से मुझे कुछ प्रिंट करना है और सिंपली मैसेज प्रिंट करना है। तो मैं एक वाइड message print with no input argument and cout error. Are some question like press Y for yes and N for no. अभी देखिए हमारे पास कोई इनपुट आर्गुमेंट नहीं है, जिस तरह यहाँ पर 2 इनपुट आर्गुमेंट्स थे, और कोई आउटपुट आर्गुमेंट नहीं है, हम रिटर्न कुछ नहीं कर रहे। तो हमें यहाँ पर वाइड लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली ब्लैंक ब्रेसेस काफ़ी हैं, ब्लैंक पैरेंथेसिस काफ़ी हैं। लेकिन रिटर्न अगर नहीं है कुछ भी तो वाइड लिखना ज़रूरी है, ये मस्ट है। ठीक है, वाइड मीन नो रिटर्न आर्गुमेंट। तो आप इसको यहां पर अगर कॉल करते हैं msg print, that's it, तो हमने इसको पास भी कुछ नहीं किया और हमने असाइन भी किसी को नहीं किया क्योंकि रिटर्न आर्गुमेंट नहीं है। यहाँ पे पास भी किए थे 2 वेरिएबल्स और रिटर्न भी करवाया था। तो यूं हमने से बेस्ट एग्जांपल ये हो सकती है कि मैंने एक मेन्यू प्रिंट कराना है और वो मेन्यू मुझे बार बार प्रिंट कराना होता है, बहुत सारी जगहों पर मेन्यू प्रिंट कराना होता है और मेन्यू में से 6 to 7 लाइन्स है जो मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो अब उसको कोई आर्गुमेंट्स पास करने की जरूरत नहीं है, ना रिटर्न करवाने की जरूरत है। तो मेन्यू प्रिंट के लिए हम सिंपल इस तरह का मेथड बना सकते हैं फंक्शन कि हम कुछ पास भी नहीं कर रहे और रिटर्न भी कुछ नहीं करवा रहे। तो ये 2 एग्जांपल्स हो गए कि हमारे पास एक है जिसमें इनपुट भी है और आउटपुट भी है, और दूसरे केस में ना इनपुट है ना आउटपुट रिटर्न पैरामीटर है। इसी तरह हमारे पास बाय द वे मैंने यहीं पे इसका प्रोटोटाइप भी लिख दिया और प्लस डेफिनेशन भी लिख दी, लेकिन गुड प्रैक्टिस है कि आप अपने मेथड्स को यहाँ पर नीचे ले जाएं और यहाँ पर जस्ट प्रोटोटाइप रहने दें। सो यह प्रोटोटाइप बन गया और फंक्शन नीचे चला गया। दो कि आप ये सारे फंक्शन ऊपर भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छी प्रैक्टिस इसलिए नहीं है कि आपका मेन जो है उसकी एक्सेस सिंपल रहे कि आपका मेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कि जो थर्ड पर्सन अगर इसका रीडर है तो उसको पता चल जाए कि मेथड्स क्या हैं। आप थोड़ी बहुत हेल्प यहाँ पे कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं इस मेथड के बारे में, और
ताकि लोगों को पता चल जाए कि आपने ये दो मेथड क्या कर रहे हैं। सो ये इनफैक्ट आप अपने प्रोग्राम को डिसइंटीग्रेट करते हैं छोटे मॉड्यूल्स में, ठीक है। अच्छा जी, हम कुछ और बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अलावा भी दो पॉसिबिलिटीज हैं कि हमारे पास इनपुट कुछ भी ना हो, ठीक है, और स्वैप int and a and b, बल्कि इनको x और y ही कर देते हैं। अब इसमें दो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। हम एक तो ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, दो पैरामीटर्स हैं और दोनों के दोनों बाय रेफरेंस पास हुए हैं, ठीक है। और यहां पे हम मेथड लिख देते हैं वाइड स्वैप int and x int and y int 10। और हम यहाँ पर इनफैक्ट जो बेसिक स्वैप का मेथड है वो लिख देते हैं temp is equal to x is equal to y and y is equal to 10। तो रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस केस में, ऐड के केस में, हमने यहाँ पर a और b डिक्लेयर किए, a और b। कंप्यूटर की मेमोरी में दो इंटीजर के लिए मेमोरी रिजर्व हो गई, a और b के लिए, और वो a और b हमने यहाँ पे पास किए। अब आ जाएं आप ऐड में, तो ये जो दो वेरिएबल्स हैं int x और int y, ये इसके लोकल वेरिएबल्स हैं। ये x और y मेन में एक्सेसिबल नहीं है। इसी तरह ये जो x y हैं ये यहाँ पर एक्सेसिबल हैं, यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है, तो ये अलग अलग हैं। यहाँ पर a और b है, मैं यहाँ पर भी x और y कर सकता हूँ और वो बिल्कुल मिक्स नहीं होंगे इसके साथ। उसकी रीजन ये है कि ये x y डिफरेंट होंगे और ये x y डिफरेंट होंगे। तो हर फंक्शन अपने वेरिएबल्स के लिए एक लोकल कॉपी क्रिएट करता है। जो वैल्यू मैंने यहाँ से a की 3 वैल्यू और b की, क्योंकि हमें असाइन कर दी हुई है इनिशियलाइज करते हुए, जो वैल्यूज यहाँ से पास की हैं वो यहाँ पर कॉपीज को मिलती हैं। x और y जो कि कॉपीज हैं, डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और इसके लोकल वेरिएबल्स हैं, उनको पास हुई। इसने ऐड किया, ऐड करके इसने रिटर्न कर दिया और वो रिटर्न यहाँ पर c को पास हो गया। तो यहाँ पर जो टेम्परेरी इनको ऐड करके जो वैल्यू बनेगी, से मैं यहाँ पर int z, सॉरी, और सेकंड लाइन में z इक्वल टू x प्लस वाई एंड रिटर्न z। तो कि मेरा पहला वाला कोड और ये कोड में कोई फर्क नहीं है। मैंने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया, x और y की एडिशन उसको साइन की और z को रिटर्न किया, जस्ट ये बताने के लिए कि ये c जो है ये मेन का वेरिएबल है और मेन के अंदर, इस करली ब्रैकेट के अंदर अंदर ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और जबकि ये जो z है ये इस ऐड मेथड के, ऐड फंक्शन के अंदर अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये यहीं पर डिक्लेयर्ड है। तो ये वैल्यू ऐड होके z को साइन होगी और जब ये रिटर्न करेगा तो जो भी वैल्यू z में होगी वो कॉपी होगी c में, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स अलग हैं, ये वेरिएबल्स अलग हैं। ऑन कॉन्ट्रेरी, अगर मैं यही वैल्यूज किसी मेथड को बाय रेफरेंस पास करूं इंट एंड करके, तो इनफैक्ट मैं अब वैल्यूज नहीं पास कर रहा और ये वेरिएबल्स कोई नए वेरिएबल्स नहीं है, ये जस्ट एड्रेसेस हैं। हमने उसको एड्रेसेस पास कर दिए हैं, रेफरेंसेस पास कर दिए हैं। से हम यहां पर स्वैप a, b और हम यहां पे सी आउट a b is equal to e। सो
स्वैप होने के बाद डेफिनेटली इनकी वैल्यूज़ भी स्वैप हो जाएंगी। वन मिस्टेक, नॉट मिस्टेक, लेकिन थोड़ा सा हम इसको प्रिंटिंग को बेहतर कर सकते हैं, \n कर दें ताकि जब ये कॉल हो और इसके साथ भी \n कर दें, न्यू लाइन पे चला जाएगा। तो सी इज 9, फिर ए की ओरिजिनल वैल्यू 3 थी, बी की 6 थी, अब ए की 6 और बी की 3 स्वैप हो गए हैं। और प्रेस Y फॉर यस एंड N फॉर नो, तो ये जस्ट एक स्टैटिक मैसेज है जो हमने प्रिंट करवाया। तो ये देखिए तीनों तरह के हमारे पास मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं। एक में हम वेरिएबल रिटर्न करवा रहे हैं, यहाँ पे इंट की जगह फ्लोट भी हो सकता है, करैक्टर भी हो सकता है, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट सब हो सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरह ये जो इनपुट आर्गुमेंट्स हैं ये भी कुछ भी हो सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि ना इनपुट हो और ना ही आउटपुट हो, तो आउटपुट पे वाइड लिखना होगा। कैसा मेथड पॉसिबल है जिसकी इनपुट भी ना हो और आउटपुट भी ना हो? एंड सिमिलरली इनपुट है और आउटपुट नहीं है, ठीक है। तो जी सिमिलरली हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम एक ऐसा मेथड लिखें जिसमें हम कुछ वेरिएबल इंट रिटर्न कर रहे हैं और वैल के नाम से फंक्शन है और हम उसको पास कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल वैलिड मेथड होगा। ये इनफैक्ट 4 पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ये इनपुट आर्गुमेंट्स 3, 4, 5 जितने मर्जी आप रख लें। सिर्फ ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके पास रिटर्न भी है, इनपुट आर्गुमेंट्स भी हैं। रिटर्न भी कुछ नहीं है और इनपुट भी कुछ नहीं है। इनपुट है लेकिन रिटर्न नहीं है, इससे रिटर्न है इनपुट नहीं है। ये 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं इसकी। और यूं आप, और ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करेगा। आप खुद से इसको प्लान करेंगे कि अगर किसी कोड में कोई चंक ऑफ कोड जो है वो बार बार टाइप करना पड़ रहा है तो आप उसको फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। एडवांटेज ये है कि आपका कोड रीयूज होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन होती है इनलाइन फंक्शन की, लेकिन इनलाइन फंक्शन का एडवांटेज तब होता है जब आपको बहुत छोटा कोड लिखना हो, अदरवाइज इनलाइन नहीं लिखते, क्योंकि इनलाइन लिखने का एडवांटेज नहीं है। जिस तरह मैंने ये स्वैप का मेथड लिखा है, तो ये स्वैप का मेथड मैं 3 दफ़ा कॉल करूँ, 4 दफ़ा कॉल करूँ, तो ये कोड में ये 3 या 4 दफ़ा रेप्लिकेट नहीं होगा। ये एग्जीक्यूटेबल में ये जस्ट एक दफ़ा इसका एग्जी होगा और वो कॉल होगा बार बार, ठीक है। जबकि इनलाइन में वो कॉल नहीं होता, वो उसको रेप्लिकेट कर देता है। अच्छा जी, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेडर फाइल्स। ये जस्ट बाय द वे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हम ये सारे फंक्शन जो हमने 3 फंक्शन लिखे हैं इनको हम अपनी एक हेडर फाइल बना के, जिस तरह ये इंक्लूड आयो स्ट्रीम है, इस तरह हम अपनी हेडर फाइल बना दें और हम सारे फंक्शंस को वहाँ प्लेस कर दें और वो हेडर फाइल इस प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड होगी, तो यूँ हम उसके फंक्शंस कॉल कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई इट। हम इन्हीं को कॉपी पेस्ट करते हैं अपनी हेडर फाइल में। सबसे पहले आप इसको राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके न्यू C++ हेडर फाइल से myheader.h टाइप h नीचे मेंशन है, ऐड टू द टारगेट, यहाँ पे ये क्लिक्ड है तो ये हमारे प्रोजेक्ट में भी ऐड हो गई और यहाँ पर उसने न्यू फाइल भी क्रिएट कर दी। यहाँ पर हम अपना ये सारा कुछ पेस्ट कर देते हैं, प्रोटोटाइप्स भी, और मेथड्स भी। तो ये सब सी आउट के लिए हमें यहाँ पर भी हैश इंक्लूड, सी आउट को हैंडल करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास मेथड्स यूं लग रहा है कि नहीं डिफाइंड, ये भी रेड हो गया।
और ये भी रेड हो गया। ठीक है, स्वैप का आई थिंक कोई बिल्ट इन मेथड अवेलेबल है जिसकी वजह से तो हम यहाँ पर अपनी इंक्लूड करेंगे, हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड माई हेडर आरएच, तो ये फाइल इंक्लूड की और वो मेथड भी अवेलेबल है। ठीक है, और यूं हम अब ये देखें अपेरेंटली यहाँ पर जस्ट मेन का मेथड है, ऐड का मेथड इस हेडर फाइल में है, और स्वैप का मेथड भी, और मैसेज प्रिंट करना, और यूं हमारे पास ये आउटपुट आ गया। ए और बी स्वैप भी हुए हैं, एडिशन भी हुई है, और मैसेज भी प्रिंट हो गया। तो यूं हम हेडर फाइल बना के अपना कोड जो है, यूं हम हेडर फाइल बना के अपना कोड फर्दर मैनेज कर सकते हैं, मॉड्यूलर बना सकते हैं, और क्लीन कोड हो जाएगा। देखें मेन में जस्ट मेन मेथड है, मेन फंक्शन है, और जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो सब के सब यहां पर आ गए। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एंड इट्स फंक्शन ओवरलोडिंग। function overloading. Function overloading is like writing multiple functions with same name. Say मैं int add int y, and similarly int add same name but different number of int x comma int y comma int c. That's it. और हम दोनों मेथड यहाँ पर लिख सकते हैं, से int add okay जी, two methods with same name, same return type but different number of input arguments. यहाँ पे कोई फ्लोट भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन फिर यहां पर भी फ्लोट करना होगा। जैसे प्रोटोटाइप में होगा, प्रोटोटाइप में जो सीक्वेंस है, जो डाटा टाइप्स हैं, इनपुट की और आउटपुट की, और जो मेथड नेम है, ये सब सेम होना चाहिए प्रोटोटाइप में और डेफिनेशन में। इट्स द प्रोटोटाइप एंड दैट्स द डेफिनेशन। हम फंक्शन यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, और ये दोनों मेथड सेम नेम के साथ हैं। तो हम अगर यहाँ पर int so g is equal to add. So look, we have two tooltips, int x, int y, int x, float y and int z. तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर एक आध फ्लोट भी डिक्लेयर करना चाहिए।
तो मैं यहाँ पर मेथड कॉल कर सकता हूँ से 2 इंटीजर्स पास करके a कामा c, तो ये एक वैलिड है। एंड सिमिलरली से इंट f इज इक्वल टू ऐड, और इसमें हम a पास कर दें, और सेकंड नंबर पे अब फ्लोट अगर आता है से e, तो थर्ड नंबर पे देखें वो पहले वाला टूल टिप ऑफ हो गया, तो अब सिर्फ यही ऑप्शन है इंट g, और वो मैं कोई भी b पास कर देता हूं। तो हमने दोनों मेथड कॉल किए हैं, ऐड विद 2 इनपुट आर्गुमेंट्स, ऐड विद 3 इनपुट आर्गुमेंट्स। लेकिन अगर मैं यहां पर से c करता हूं तो अब देखें यहां पर वार्निंग आना शुरू हो गई है कि आप इंट को फ्लोट में पास कर रहे हैं। तो यहां पर e होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो 3 पैरामीटर वाला मेथड है उसमें पहले इंट है, फिर फ्लोट है, और फिर इंट है। ठीक है, और हम यूं दोनों सी आउट डी एंड सी आउट एफ, uh, 12 एंड 16, क्योंकि वो इंटीजर है तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट ड्रॉप हो जाएगा। जब भी आप फ्लोट को इंटीजर में ऐड करके इंटीजर को असाइन करोगे, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम इंटीजर फ्लोट इंटीजर को ऐड कर रहे हैं और इंटीजर को असाइन करें, रिटर्न टाइप इंटीजर है तो उसका फ्लोट पार्ट ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्लोट कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। जो आउटपुट टाइप है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है, और यहाँ पे अब आपको फ्लोट करना होगा, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी फ्लोट करना होगा। अब ये ठीक है। ट्वेल्व एंड 16.7 फ्लोट आ गया। तो ओवरलोडिंग में जस्ट नेम सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट हो, डाटा टाइप डिफरेंट हो, या काउंट डिफरेंट हो। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं कि आपके पास एक में दोनों इंट हैं, दूसरे में दोनों फ्लोट हैं, या दोनों इंट हैं और दूसरे में 3 इंट हैं। तो या तो काउंट डिफर कर रहा हो या फिर उनका डाटा टाइप डिफर कर रहा हो, इनपुट का और आउटपुट का। तो यूं आप फंक्शन ओवरलोड कर सकते हैं, मतलब एक फंक्शन की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं सेम नाम की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कभी कभी ऐसे मेथड्स होते हैं या ऐसे चंक्स ऑफ कोड्स होते हैं जिसमें एक ही तरह का काम हो रहा होता है लेकिन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट होते हैं। तो ये बहुत पॉसिबल है, साइंस में पॉसिबल है, डाटा साइंस में पॉसिबल है, डेटाबेसेस में पॉसिबल है। तो आगे सॉफ्टवेयर की दुनिया में ये दोनों पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा आती हैं। तो विद द बेस्ट ऑफ टाइम जब हम एप्लीकेशंस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग की एप्लीकेशन क्या है।